अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। सो बेसिकली ये एक दो वीडियो के ऊपर मुश्तमिल होती हुई एक सीरीज़ है जिसके अंदर हम लोग प्रोटीन को इन शॉर्ट समझने की कोशिश करेंगे और एक क्विक रिव्यू करेंगे कि बेसिकली प्रोटीन्स होते क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग प्रोटीन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दीज टू पर्टिकुलर वीडियो। सो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो एज वी नो के लिविंग सिस्टम में जो लाइफ है वो आपके पास बायोमोलिक्यूल के ऊपर एग्जिस्ट करती है और उसके ऊपर जो प्राइम नंबर के ऊपर जो रैंक 1 आपका बायोमोलिक्यूल है जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सो बेसिकली प्रोटीन्स हैं क्या? एज वी नो के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि मोस्टली डीएनए होता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस डीएनए को यूज़ करते हुए उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस बेस करती है वो उसको यूज़ करता है और उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में बाय द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब कि ट्रांसलेशन एंड फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से। और जब वो प्रोटीन बनाते हैं तो वो प्रोटीन बाद में जाके उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और एज एंजाइम बिहेव करते हैं। यानी इन शॉर्ट प्रोटीन्स एक्चुअली रेगुलेट्स, मेक्स एंड डू एवरीथिंग ऑफ द पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दैट्स हाउ प्रोटीन्स टेक पार्ट देयर रोल इन लाइफ। सो आइए बात करते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर कि प्रोटीन होते क्या हैं। सो देखें, बाकी जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी तरफ की जो आपके प्रोटीन्स होते हैं दे आर एक्चुअली पॉलीमर्स, मतलब कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि छोटे छोटे सिमिलर स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, एज वी नो के जो पॉलीमर्स होते हैं वो एक बिल्डिंग की तरह होते हैं और उसके मोनोमर्स लाइक ब्लॉक्स, मतलब कि जिस तरह से बिल्डिंग एक पॉलीमर है और उसके जो मोनोमर्स हैं वो ब्लॉक्स हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से जो आपके पास प्रोटीन्स हैं उनके मोनोमर्स को आप लोग अमाइनो एसिड कहते हैं, राइट। तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं आइए डिस्कस करते हैं। सो देखें, अमाइनो एसिड एक इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके पास तीन स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं मेजरली। मतलब कि इसमें होता ये है कि एक सेंट्रल कार्बन होता है एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। उसके एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है COOH, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आयनाइज फॉर्म में है बिकॉज ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है प्रोटीन के एनवायरमेंट के अंदर। एक तरफ आपके पास अमाइन है, ठीक है। एज यू नो कि कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, एक के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, एक की तरफ अमाइन, एक तरफ हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ आपके पास एक रेडिकल ग्रुप होता है जो कि वेरी कर रहा होता है इन बिटवीन अमाइनो एसिड्स टू अमाइनो एसिड। अच्छा, एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास लिविंग सिस्टम में या फिर केमिस्ट्री के अंदर अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे सीक्वेंस, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। मतलब कि आप अमाइनो एसिड के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स किस तरह से बना सकते हैं, मतलब आप बहुत किस्म के अमाइनो एसिड किस तरह से बना सकते हैं। इसमें जो R ग्रुप है, जो रेडिकल है, इसको आप लोग चेंज कर दें, इसकी जगह कुछ भी लगा दें। एवरी टाइम जब आप एक नई चीज़ लगाएंगे तो उसकी पोलैरिटी की वजह से वो जो अमाइनो एसिड की पूरी एक्टिविटी है वो नई हो जाएगी, मतलब कि अमाइनो एसिड पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा इस तरह से। लेकिन बहुत सारी किस्म के अमाइनो एसिड्स में से लिविंग सिस्टम के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कुछ 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है, मतलब कि जो कि यूजुअली आप प्रोटीन्स में मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं। लाजमी नहीं है कि इन 20 के अलावा कोई दूसरे अमाइनो एसिड नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयरिटी है, वो बहुत एक एक्सेप्शन के तौर पर इस तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। मतलब कि अमाइनो एसिड इन दिस लिविंग सिस्टम वी हैव 20 टाइप्स, ठीक है। वो कौन कौन से हम लोग आगे जाके देखेंगे। लेकिन अमाइनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 मेजर चीज़ों के ऊपर एग्जिस्ट करता है जो कि उसके स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंस रखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब कि COOH, ठीक है, जो कि उसके सेंटर कार्बन के साथ अटैच है। इसके अलावा N अमाइनो ग्रुप, मतलब कि NH3 का एक ग्रुप होता है जो भी उस सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसके अलावा एक साइड चेन R ग्रुप जो कि भी उसी सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच होता है और चौथी वैलेंसी के ऊपर उस अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन लगा होता है जो कि इसकी 4 वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा होता है। अच्छा, ये सेंट्रल कार्बन है जो यहाँ पर ग्रे में शो हुआ है, इसको आप लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। बिकॉज आपको पता है कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, मतलब कि ऐसा होता है कि जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कि द कार्बन विच इज अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप, तो उस कार्बन को आप लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। इसी तरह से वो कार्बन जो कि उस कार्बन से अटैच है जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप, उसको आप लोग बीटा कहते हैं। इस तरह से गामा एंड डेल्टा वगैरह वगैरह। यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन है, मतलब कि जो सेंट्रल कार्बन को आप लोगों ने अल्फा कार्बन कही ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ अटैच है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस आपने इसको अल्फा कार्बन कहा है। शुड बी रिमेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड की बिहाफ पे, अमाइन की बिहाफ पे इसको अल्फा की डेजिग्नेशन नहीं दी गई है। सो ये था आपके पास अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर। अब आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। Okay, amino acids are optically active molecules and asymmetry of their mirror image is not superimposable except in the case of। अच्छा देखें, as we know कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर ऑप्टिकल केमिस्ट्री या फिर कंपाउंड विच ऑप्टिकली एक्टिव, हर वो कंपाउंड जो एसिमेट्रिकल होता है, मतलब जो कि अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ आपके पास ये बिल्कुल राइट हैंड साइड के ऊपर जो डायग्राम है और उसके साथ इसकी मिरर इमेज लगी हुई है। अगर आप ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बेसिकली इसको इसकी मिरर इमेज के ऊपर रखें कि इसके स्ट्रक्चर के पीछे इसकी मिरर इमेज छुप सकती है नहीं ना। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो कि अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो सकें, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ दैट कि वो जो कि एसिमेट्रिकल हो, मतलब कि उनकी जितनी भी वैलेंसीज हैं वो सब एक डिफरेंट एटम या फिर एलिमेंट से फुलफिल हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इस मतलब कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ब्लैक कार्बन को देखें तो इसकी 4 वैलेंसीज हैं और चारों की चारों एक डिफरेंट एटम से, एक डिफरेंट एलिमेंट से फुलफिल है। फॉर एग्जांपल एक तरफ आपके पास अमाइन है जो कि ब्लू में शो हुआ है, एक तरफ आपके पास COO नेगेटिव है मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि रेड में शो हुआ है, एक तरफ आपके पास रेडिकल है और दूसरी तरफ आपके पास हाइड्रोजन है, यानी कि एवरी वैलेंसी इज बाय विद डिफरेंट एटम। अच्छा, यहाँ पर ग्लाइसिन के अलावा जितने भी इस तरह के अमाइनो एसिड होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। वाई ग्लाइसिन? बिकॉज ग्लाइसिन में जो R है
ये हाइड्रोजन होता है। बिकॉज और जिस तरह से मैंने कहा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो मतलब कि चारों के चारों जो डिफरेंट वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से फुलफिल हों, लेकिन बिकॉज जब हाइड्रोजन आता है तो इसमें पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मतलब कि दो सेम ग्रुप आएंगे, और अगर दो सेम ग्रुप आए तो मतलब कि सिमेट्री समहाउ क्रिएट हो सकती है, विच क्रिएट्स मतलब कि जो कि इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। अच्छा, इसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बिहाफ के ऊपर हमारे पास अमाइनो एसिड के दो फॉर्म्स बन जाती हैं, एल एंड डी। अच्छा, यहाँ पर एज वी नो कि अगर आप यहाँ पर देख सकें, फॉर एग्जांपल हेयर, अगर मैं यहाँ पर इस एल एलेनिन और डी एलेनिन को देखूँ तो यहाँ पर मैंने NH3 मतलब कि अमोनिया और हाइड्रोजन के बिहाफ के ऊपर मैंने ये डिसाइड किया है कि कौन सा डी है और कौन सा एल। अच्छा, यहाँ पर देखें तो अगर आपके पास ये जो अमाइन है अगर वो राइट हैंड साइड के ऊपर हो तो आप लोग उस स्ट्रक्चर को या फिर उस अमाइनो एसिड को कहेंगे कि वो डी अमाइनो एसिड है, और अगर वही अमाइन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट हो तो उसको आप लोग क्या कहेंगे कि वो एल एलेनिन या फिर मतलब कि एल अमाइनो एसिड है। तो ये था इसका थोड़ा सा एल एंड डी की डेजिग्नेशन कि वो क्यों होती है और उसके क्या रीजंस हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एज आई हैव सेड दैट कि आपके पास 20 किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं, तो उन तमाम के तमाम नाम, उनके सिंबल्स, ठीक है, उनकी एब्रीविएशंस यहाँ पर मुरतब हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि तमाम के तमाम 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपके लिविंग सिस्टम में कॉमनली अकर होते हैं। अच्छा, अगर आगे बात करें, सो अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 2 मेजर क्राइटेरिया, मतलब कि अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई करने के, उनको ग्रेड करने के 2 बेसिक क्राइटेरिया। नंबर 1, द पोलैरिटी ऑफ द साइड चेन, मतलब कि आया तो उनकी जो आर ग्रुप है, बिकॉज आपको पता है कि आपका जो अमाइनो एसिड था दिस वन, मतलब कि उसका जो ये आर ग्रुप है इसकी बिहाफ के ऊपर हम लोगों ने ये देखा है कि वो उसकी क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है। इस आर के ऊपर हम लोगों ने ये देखा है कि अगर वो एट फर्स्ट पोलर हो या नॉन पोलर, मतलब कि उसकी पोलैरिटी क्या है, उसकी पोलैरिटी के बिहाफ के ऊपर इट कैन बी क्लासिफाइड। नंबर 2, द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक, बेसिक और अ न्यूट्रल कंपाउंड इन द साइड चेन, मतलब कि उसकी साइड चेन, मतलब कि ओवरऑल जितनी भी क्लासिफिकेशन है, बिकॉज बाकी सब कुछ तो सेम है, मतलब कि एक अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन की 4 वैलेंसियां हैं, ठीक है, 3 तो उसमें से कॉमन है, एक उसमें से होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होगा अमाइन और एक होगा हाइड्रोजन। डिफरेंस क्या आया आर ग्रुप के ऊपर, बिकॉज आपको पता है कि क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि जो एक जैसे हैं उनको एक जगह रखो और जो डिफरेंट है उनको एक जगह रखो। तो मतलब कि डिफरेंट को एक दूसरे से अलग करना या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस उनको एक दूसरे में क्लासीफाई करना, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, आर ग्रुप। तो जितनी भी क्लासिफिकेशन हो सकती है अमाइनो एसिड की वो किसके ऊपर बेस करेगी, एक्जैक्टली आर ग्रुप के ऊपर। तो इसी आर ग्रुप के ऊपर आपके पास 2 किस्म की क्लासिफिकेशन है। नंबर 1, पोलैरिटी ऑफ द साइड चेन, नंबर 2, द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक और बेसिक ग्रुप इन द साइड चेन। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास कुछ समरीज हैं उस 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स की। तो यहाँ पर आपके पास वो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर है। आई विल से दैट कि आप यहाँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। अच्छा, यहाँ पर आप समझ लें कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अच्छा, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं कॉल करता हूँ, आप लोग इसको नोट कीजिएगा कि एसेंशियल अमाइनो, देखें, अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में बन भी सकते हैं और अमाइनो एसिड आप बाहर से भी ले सकते हैं। मैंने क्या कहा, अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में बन भी सकते हैं और अमाइनो एसिड आपकी बॉडी में से बाहर से भी आ सकते हैं थ्रू फूड। तो इस तरह के अमाइनो एसिड्स जो कि आपकी बॉडी में नहीं बन सकते और आपको लाजमी वो अपने फूड से ऑब्टेन करने हैं, such amino acids which are not formed in your body naturally and you obtain those amino acids through your food, such amino acids are known as essential amino acids। और on the other hand जो non essential होते हैं वो क्या होते हैं, non essential means कि ऐसे amino acids जो कि आप अपनी बॉडी में खुद भी बना सकते हैं, मतलब कि आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से भी आप ले सकते हैं, मतलब कि नॉन एसेंशियल का मतलब नहीं है कि ये जितने भी अमाइनो एसिड यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आप बाहर से बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, लेकिन यू कैन फॉर्म योर सेल्फ आल्सो। और कुछ होते हैं पर लिखा हुआ नहीं, उसको आप लोग कहते हैं कि कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड, मतलब कि ऐसे अमाइनो एसिड जो कि आप अपनी बॉडी में भी बना सकते हैं और आप बाहर से भी ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, मतलब कि वो जो कंडीशनली एसेंशियल होते हैं वो उन लोगों में होते हैं जो कि समहाउ उन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब कि उनके में कोई डिजीज़ होती है, कोई उनमें डिसऑर्डर होता है, मतलब उस केस में जिसमें एक नॉर्म, मतलब कि फॉर एग्जांपल इस तरह के लोग नॉर्मल नहीं होते, मतलब कि नॉर्मल इंसान में फॉर एग्जांपल ये तमाम के तमाम जो अमाइनो एसिड हैं नॉन एसेंशियल, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये तमाम बनते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी किस्म की कोई बीमारी है उसमें होगा ये कि आप में इनमें से कोई 1-2 अमाइनो एसिड्स आप में नहीं बनेंगे, तो आपको वो बाहर से लेने पड़ेंगे। तो उस केस में आपके लिए ये जितने भी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो कंडीशनली एसेंशियल हो जाएंगे। सो ये तीसरी क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ अमाइनो एसिड। तो आई होप सो कि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी ताकि मैं मूव ऑन करूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर इसको ओवरव्यू नहीं करना चाहता बिकॉज यहाँ पर जितने भी अमाइनो एसिड की स्टडी है ये ऑन द बिहाफ ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट। इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर हम लोग आइदर फ्यूचर में या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद ये वीडियो अपलोड हो चुकी हो, हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर रखी है आयनाइजेशन की कि बेसिकली बायोमोलिक्यूल की आयनाइजेशन में क्या रोल होता है और पीएच का, उसके पी के ए का, उसकी एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। आई होप सो कि इस वक्त तो शायद नहीं, लेकिन आई थिंक सो कि जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब इसी चैनल के ऊपर ये पूरी सीरीज प्रेजेंट होगी, यू कैन वॉच दैट वीडियो। अच्छा, सो भाई नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। सो अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन, बिकॉज एज
वी नो ना कि साइड चेन के ऊपर क्लासिफिकेशन होती हैं। तो ये जितने भी अमाइनो एसिड आप लोग देख रहे हैं, ल्यूसीन, प्रोलीन, एलेनिन, वेलिन, ये सारे के सारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड, मतलब कि इनकी जो साइड चेन्स हैं वो नॉन पोलर है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जनाब जो पोलैरिटी है, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, कि जो पोलैरिटी है वो कार्बोक्सिलिक के ऊपर भी है और अमाइन के ऊपर भी है, तो हम लोग उसके भी आपके ऊपर क्यों नहीं क्लासीफाई कर देते कि एक चीज़ पोलर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें ये जो आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ल्यूसीन के अंदर, इसके अंदर आप लोग COO के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं और अमाइन के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं। तो आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि इसके ऊपर हम लोग क्यों नहीं मतलब इसको पोलर कंसिडर कर रहे हैं। आपको पता है कि अमाइनो एसिड नेचुरली प्रोटीन का पार्ट होता है और जब ये प्रोटीन का पार्ट होता है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है तब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका अमाइन इसकी बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है। तो फ्री सिर्फ एक चीज़ रहती है, वो है इसकी साइड चेन, और साइड चेन डिसाइड करती है कि इसने पोलर होना है, नॉन पोलर होना है या फिर न्यूट्रल होना है। तो ये मतलब कि एक छोटा सा आंसर था इसका। सो ये आपके पास जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। ओके, सो यहाँ हमारे पास ये भी आपके पास नॉन पोलर अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन एंड आइसोल्यूसिन। ठीक है, ओके, सो नाउ वी गॉट अमाइनो एसिड विद पोलर साइड चेन। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनकी जो साइड चेन है वो पोलर है। फॉर एग्जांपल आप लोग अच्छा एक और सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि जो ग्लाइसिन है यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन के ऊपर, उसका जो H है वो भी तो नॉन पोलर नहीं। देखें ये H एसिडिक बिहेव करता है, मतलब कि होगा ये कि एज़ वी नो के जो अल्फा कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और उसके साथ बहुत सारे ऑक्सीजन है, OH भी है और कार्बोनाइल भी है। तो वो ऑक्सीजन ऊपर वाले मतलब कि मेन कार्बोक्सिलिक कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे, वो कार्बन अल्फा कार्बन के ऊपर अपना इंडक्टिव इफेक्ट डालेगा, मतलब जिससे वो जो अल्फा कार्बन मतलब कि जो अल्फा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी खींचे चले जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। तो वो कार्बन अल्फा हाइड्रोजन को मतलब कि इस रेडिकल हाइड्रोजन को अपनी तरफ मतलब कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा। इससे होगा ये कि हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा जो कि इसको पोलर बिहेव करवाएगा। और ये हमारे पास मतलब जितने भी हैं सीरीन, एस्परजिनिन और ग्लूटामिन, ये सारे के सारे आपके पास पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। सो ये भी आपके पास कुछ पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। ये जितने मैं यहाँ पर स्लाइड्स स्क्रॉल कर रहा हूँ आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपको इसके स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो व्हेन यू रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो अमाइनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन। यहाँ पर देखें कि अच्छा एसिड का मतलब सब्सटेंस विच हैव द एबिलिटी टू लूज प्रोटॉन। एग्जैक्टली, तो ये आपके पास दो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एसिडिक बिहेव करते हैं बिकॉज दे गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड इन द साइड चेन। देख सकते हैं आप लोग COO नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव क्यों है? बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट एग्जैक्टली अ प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन लूज कर रहा है तो मतलब कि ये एक एसिडिक है। अच्छा, सो वी हैव राइट देयर वी हैव बेसिक अमाइनो एसिड, मतलब कि वो अमाइनो एसिड जो कि बेसिक बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लाइसिन है, आप लोग नीचे देख सकते हैं कि अमाइन लगा हुआ है बिल्कुल एंड के ऊपर। इसके बाद आपके पास हिस्टिडीन है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव मतलब कि एक ऐसा नाइट्रोजन है जिसने अपना लोन पेयर जो अच्छा बेसिक मतलब कि वो चीज़ें जो कि इलेक्ट्रॉन मतलब कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें, मतलब लोन पेयर डोनेट कर सकें। तो यहाँ पर लाइसिन के अंदर भी जो सबसे नीचे वाला अमाइन है उसने भी एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, मतलब कि इस तरह से हर स्ट्रक्चर के अंदर जो कि यहाँ पर एज अ बेसिक बिहेव कर रहा है, मतलब कि उसने एज अ बेस इस वजह से बिहेव किया बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो यहाँ आप लोग चार्ज देख सकते हैं एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज दिस इज बेसिक। ओके, तो यहाँ आपके पास कुछ क्लासिफिकेशन मजीद शुरू हो जाती हैं। अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन, मतलब कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें किसी किस्म की कोई पोलैरिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन की हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला सेट है ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वो सब की सब जितनी मतलब कि उनकी जो आर चेन है मतलब कि जो उनका रेडिकल है वो एलिफेटिक है। आप लोग देख सकते हैं ग्लाइसिन में भी हाइड्रोजन है, एलेनिन के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइल है, मतलब कि ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ग्लाइसिन टू आइसोल्यूसिन आर एलिफेटिक। और जो एलिफेट मतलब कि एलिफेटिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जो कि नॉन साइक्लिक होते हैं, नॉन बेंजीन होते हैं, मतलब कि जो कि नॉन बेंजॉइड होते हैं, मतलब जिनमें एरोमेटिसिटी नहीं होती। वो एक अलग टॉपिक है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एरोमेटिसिटी नहीं होती उसको आप लोग एलिफेटिक्स कहते हैं। इस तरह से प्रोलीन भी है। प्रोलीन असल में अगर आप लोग यहाँ पर देख सकें, प्रोलीन एलिफेटिक साइक्लिक स्ट्रक्चर सेकेंडरी अमाइन। अच्छा, ये सेकेंडरी अमाइन का क्या मतलब है? देखें, अमाइन इन विच जो नाइट्रोजन है वो दो कार्बन से अटैच हो। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं ये आपके पास प्रोलीन का स्ट्रक्चर दिस वन, ऐसा नाइट्रोजन दिस वन जो कि दो कार्बन से, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो कार्बन से अटैच है, उसको आप लोग सेकेंडरी नाइट्रोजन कहते हैं। होता है इसमें कुछ यूँ है कि जो आपके पास रेडिकल के अंदर जो आपके पास कार्बन होता है वो अटैक कर लेता है आपके अमाइन को। जब वो अटैक करता है आपके अमाइन को तो इस तरह से एक सेकेंडरी अमाइन का स्ट्रक्चर बनता है जो कि उसको सेकेंडरी अमाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपके पास एरोमेटिक नॉन पोलर बेंजीन रिंग कंटेनिंग आपके पास यहाँ पर आपके पास अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल फिनाइल एलानिन जिसमें आपके पास बेंजीन रिंग है, फॉर एग्जांपल दिस वन। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ट्रिप्टोफैन है जिसमें आपके पास इंडोल है। इंडोल एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एज फार एज द इंडोल टेस्ट विच इज लिंक विद द एग्जैक्टली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा आपके पास मिथ्योनिन है विच कंटेन्स सल्फर इन एडिशन टू डायफेटिक ग्रुपिंग। अच्छा, सो ये आपके पास सल्फर का जो भी एज अ नॉन पोलर बिहेव करवाता है उस पूरे अमाइनो एसिड को। तो भाई ये बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर।
एंड नाउ वी गॉट अमाइनो एसिड जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं बट दे आर पोलर, मतलब कि ओवरऑल उनका चार्ज जीरो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड चेन, ठीक है, लेकिन दे आर पोलराइज। फॉर एग्जांपल वी गॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अनचार्ज एट न्यूट्रल, मतलब कि एक इस तरह के अमाइनो एसिड्स जिनके जो रेडिकल ग्रुप होता है दे आर पोलर, लेकिन एट न्यूट्रल पीएच वो अनचार्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल सीरीन एंड थ्रियोनिन पोलर ग्रुप्स इन हाइड्रोक्सिल बॉन्डेड टू एलिफेटिक हाइड, मतलब कि इन ग्रुप्स के अंदर जो OH है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन आपको पता है कि जो OH है वो अगर अराउंड का pH 7 हो तो वो अपना जो प्रोटॉन है वो लूज़ नहीं करता, लेकिन एज सुन एज द एक्चुअली द pH व्हेन वेरी, तो यहाँ पर इसका जो प्रोटॉन है जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब कि वहाँ पर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता, लेकिन दिस इज़ अ पोलर साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब सीरीन एंड थ्रियोनिन में। अच्छा, टायरोसिन एंड साइटोसिन, अच्छा टायरोसिन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड टू एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब कि इस टायरोसिन वाले अमाइनो एसिड के अंदर उसका जो साइड चेन होती है उसमें एक तो एरोमेटिक कंपाउंड लगा होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है, बिल्कुल राइट हैंड के ऊपर, और उसी जो बेंजीन रिंग मतलब उसी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर एक OH ग्रुप लगा होता है। ऑन द अदर हैंड जो आपका सिस्टीन है, एज यू कैन सी इन द थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड, वहाँ पर साइड चेन कंसिस्ट ऑफ थायोल ग्रुप, मतलब उसके ऊपर SH ग्रुप लगा होता है, कैन मेक डाइसल्फाइड बॉन्ड अपॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन प्रोटीन, मतलब कि ये जो सिस्टीन है इट कैन फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब बट ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी राइट नाउ एट न्यूट्रल pH इट इज़ न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इसके अंदर जो सल्फर है एज वी नो कि इट इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी वजह से इसमें एक पोलैरिटी होती है। ग्लूटामीन एंड एस्पार्जिनिन हैव अमाइड ग्रुप, ठीक है, डू नॉट यूजुअली आयोनाइज इन pH रेंजेस इनकाउंटेड इन बायोकेमिस्ट्री, मतलब कि जो ग्लूटामीन और एस्पार्जिनिन है ऑन 4-1 एंड 5-1 उसके अंदर अगर आप लोग देखें तो आपके पास एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है जो कि एक 7 मतलब कि न्यूट्रल pH के ऊपर यानी pH 7 के ऊपर वो आयोनाइज नहीं होता, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इसके अंदर एक पोलैरिटी है। एंड नाउ वी हैव अमाइनो एसिड जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कि COOH, एंड एज वी नो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक इंडिकेशन होती है कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्गली एसिडिक, मतलब कि इट कैन लूज इट्स प्रोटॉन, बिकॉज आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है मतलब COOH इट कंटेन प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन जब लूज होता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा, ग्लूटामिन एंड aspartic acid have a carboxylic group in their side chain in addition to the one present in all amino, because आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर में भी होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो रेडिकल ग्रुप है उसके अंदर भी एक और एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज प्रोटॉन फॉर्मिंग ग्लूटामेट एंड एस्पारेट, मतलब कि आयोनाइज फॉर्म इख्तियार कर सकता है, ठीक है, ये जितने भी दो अमाइनो एसिड्स हैं इट कैन फॉर्म ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, मतलब कि एस्पार्टेट, राइट, व्हेन दे लूज देयर प्रोटॉन्स ऑन व्हेन, मतलब कि ये उस वक्त लूज करते हैं जब pH बहुत ही मतलब कि हाई रेट के ऊपर चेंज होता है। सो नाउ वी हैव सम अनकॉमन अमाइनो एसिड, मतलब कि ऐसे अमाइनो एसिड जो कि बहुत ही रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि प्रोटीन्स के अंदर ये बहुत ही कम तौर पे पाए जाते हैं, और अक्सर ये जितने भी अनकॉमन अमाइनो एसिड हैं कि मोस्टली आपके अदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो थायरोसिन है, एज यू नो कि जो थायरोसिन है इट इज़ आल्सो अ हार्मोन जो कि आपका थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, मतलब कि वी हैव सम अनकॉमन अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल प्रोलीन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सीप्रोलीन, फॉर एग्जांपल लाइसिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन, थायरोसिन एंड टायरोसिन आल्सो। सो दीज आर सम अनकॉमन अमाइनो एसिड जिनका मतलब कि प्रोटीन में एग्जिस्टेंस बहुत कम होती है, लेकिन ओवरऑल इनके फंक्शन बहुत वाइटल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एज वी डिस्कस कि ये हार्मोन्स भी हैं। ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है इस इन अमाइनो एसिड की, मतलब कि जितने भी जनरल स्ट्रक्चर्स अमाइनो एसिड के उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वो है कि अमाइनो एसिड कैन एक्ट एज बोथ एसिड्स एंड बेसिस, मतलब कि एक अमाइनो एसिड एक वक्त में एज ए एसिड भी बिहेव करता है और एज अ बेस भी बिहेव करता है। अच्छा, अब हम लोग डिटेल में नहीं जाते कि एसिड्स बेस एसिड एक्चुअल में क्या होते हैं, लेकिन हम लोग उनकी कैरेक्टरिस्टिक ऊपर देखते हैं कि सच कंपाउंड्स व्हिच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स आर नोन एज बेसिस एंड सच कंपाउंड्स व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन इज नोन एज एसिड्स। अच्छा, अब ये जो एसिड्स एंड बेसिस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि बैक वक्त एज ए एसिड बिहेव करें और बैक वक्त एज अ बेस बिहेव करें, उनको आप लोग ज़्यूटेराइन कहते हैं। ज़्यूटेराइन आर सच काइंड ऑफ आयंस जिनका न्यूट्रल मतलब कि जिनका ओवरऑल चार्ज जीरो होता है, नो नेट चार्ज, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब कि ऐसे आयंस ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ बिल्कुल सेंटर वाली डायग्राम में देखें, दिस वन राइट हेयर, सो अगर आप लोग यहाँ देखें तो ये एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक और बात, एज वी नो कि जब एक अमाइनो एसिड को जब हम लोग बायोलॉजिकली स्टडी करते हैं तो उसकी मतलब कि सेपरेट एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होती। अगर एक अमाइनो एसिड एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शनली तो वो मोस्टली स्ट्रक्चर में होता है, मतलब कि प्रोटीन के अंदर होता है, एंड एज वी नो कि जब वो प्रोटीन के अंदर होता है तो उनके कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके अमाइन ग्रुप दोनों बिजी होते हैं टू मेक द पेप्टाइड बॉन्ड। उस वक्त वो अपनी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंड लूजिंग की जो एबिलिटी है उसको नहीं रखते हैं। लेकिन जो ज़्यूटेराइन की फॉर्मेशन है, ये जो ज़्यूटेराइन का कैरेक्टर है वो ओनली तब डिस्कस करते हैं हम लोग जब एक अमाइनो एसिड वो बिल्कुल अनअटैच फॉर्म में यानी बिल्कुल अनकवर्ड फॉर्म में, अनलिंक फॉर्म में, बिल्कुल एक जनरल जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है कि एक सेंट्रल कार्बन है, एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ आपके पास अमाइन है, एक तरफ आपके पास प्रोटॉन है और एक तरफ आपके पास एक रेडिकल ग्रुप लगा हुआ है, उसमें ये
ज़्यूट्रान एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब मैंने बताया कि ज़्यूट्रान वो आयन होता है जिसमें एक वक्त में पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। अब इसका मतलब क्या देखें, ये आपके पास आपके सामने अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। यू गॉट योर कार्बन एट द सेंटर, ऊपर की तरफ आपके पास रेडिकल है, नीचे की तरफ आपके पास हाइड्रोजन है। ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू गॉट अमाइन एंड ऑन राइट हैंड साइड यू गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें, एज यू नो कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH एंड एज यू नो कि जो COOH है इट कैन लूज इट्स प्रोटॉन, और अक्सर लूज़ कर देता है। और जब ये लूज़ करता है तो ये बनाता है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज आपको पता है कि वन प्रोटॉन गोज तो अपना इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन को देगा और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगा, और उस ऑक्सीजन की वजह से पूरा का पूरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास अमाइन है, एज यू नो कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा रहता है, वो दे देता है एक दूसरे प्रोटॉन को जो कि उसके आसपास एनवायरनमेंट में एज अ फ्री फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो वो जब नाइट्रोजन उस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट पॉजिटिव चार्ज आता है जो उस पूरे के पूरे अमाइन को पॉजिटिव चार्ज दे देता है। एज यू कैन सी कि यहाँ आपके पास एक वक्त में जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इस पूरे के पूरे अमाइनो एसिड को नेगेटिव चार्ज दे रहा है, और जो अमाइन है वो इस अमाइनो एसिड को एक वक्त में पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। लेकिन आप लोग देखें, लेकिन ओवरऑल अगर इस अमाइनो एसिड को देखें तो इट्स न्यूट्रल, बिकॉज एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल पीएच अमाइनो एसिड व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रक्चर जो इसका जनरल होता है, जब उसमें एग्जिस्ट करता है तो वो एज अ ज़्यूट्राइन बिहेव करता है, मतलब कि उसमें इक्वल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इक्वल नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता। सो सच कंपाउंड्स इन विच वी हैव नो नेट चार्ज बट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो कि अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ऐसे आयंस को हम लोग ज़्यूट्राइंस कहते हैं। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो नीचे आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें मतलब कि पीएच के ऊपर हमने क्या किया हुआ है कि आपने पॉजिटिव नेट चार्ज भी किया हुआ है, और अगर आप उस पीएच को एक्सट्रीम कर देते हैं, मतलब कि अप टू 9-10 तक लेके जाते हैं, तो आप लोग नेगेटिव चार्ज करते हैं। लेकिन व्हेन यू आर एट 7 तो यू गॉट 0 नेट चार्ज, बिकॉज उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड एक ना प्रोटॉन है वो डोनेट कर देता है एंड अमाइन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एंड दैट्स हाउ दे फॉर्म ज़्यूट्राइंस। अच्छा, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ आपके पास वो तमाम के तमाम जो अमाइनो एसिड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ग्लाइसिन के अंदर से लेकर, मतलब कि ग्लाइसिन से लेकर आर्जिनिन तक एक पर्टिकुलर पीएच दी गई है कि इस पीएच के ऊपर जो आपका अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि अल्फ़ा कार्बन के साथ लगा हुआ है, वो किस पीएच के ऊपर अपना जो प्रोटॉन है वो लूज़ करेगा। एंड ऑन द अदर हैंड यू गॉट योर अल्फ़ा अमाइन, और वहाँ पर भी यही बताया गया है कि किस पीएच के ऊपर आपका जो अमाइन है वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर आपको क्लियरली ये बताया गया कि जितने भी पीएच हैं तमाम अमाइनो एसिड के, हर अमाइनो एसिड के सामने उसका COOH का भी पीएच रखा हुआ है कि किस पीएच के ऊपर। अच्छा, ये जो पीएच है ये शो कर रहे हैं कि इस पीएच से जब आप ऊपर जाएंगे तो ये अपना COOH जो है वो अपना प्रोटॉन लूज़ कर देगा, और जो दूसरी तरफ आपका अमाइन है वहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि जब आप इस पीएच से जब आप नीचे जाएंगे तो आपका जो अमाइन है वो एक जो आपका प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब कि एज वी नो कि जो इनकी नेचुरल एग्जिस्टेंस है कार्बोक्सिलिक एसिड की इन द फॉर्म ऑफ COO नेगेटिव, और अमाइन की है इन द फॉर्म ऑफ NH3 पॉजिटिव। लेकिन ये पीएच रेंजेस हैं, जब कार्बोक्सिलिक के केस में इस पीएच से ऊपर चला जाएगा और अमाइन के केस में इस पीएच से नीचे आ जाएगा, तो ये अपनी जो नेचुरल फॉर्म है उनमें आ जाएंगे, और जब आपका पीएच बिल्कुल 7 होगा तो दोनों अपनी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। अब आती है बात एक इंपॉर्टेंट, वो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? द पीएच एट विच अ मॉलिक्यूल हैज़ नो नेट चार्ज इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी कि एक इस तरह का पीएच जिसके ऊपर जो एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो हो, उस पीएच को आप लोग आइसोइलेक्ट्रिक कहते हैं, राइट। बिकॉज आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रिक मीन्स ऑफ कोर्स चार्जेस, मीन्स के एक ऐसा पीएच जिसके ऊपर उस अमाइनो एसिड में ओवरऑल चार्ज ज़ीरो हो, मतलब कि उसके अमाइन भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हो और उसके कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपने प्रोटॉन्स डोनेट कर रहे हो, but because of this opposite charges, equal and opposite charges, there is no net charge. Such pH is known as isoelectric point or isoelectric pH। और इसका फार्मूला आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये जो pKa1 है and pKa2 है, ये बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का वो लिमिट pH क्या है और आपके अमाइन pH का, मतलब कि अमाइन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका जो लिमिट pH है वो क्या है, जब आप उनको ऐड करेंगे pKa1 एंड pKa2 को, एंड देन यू विल डिवाइड बाय 2, सो यू गॉट योर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है, वो है पेप्टाइड बॉन्ड का। देखें, एज वी नो कि जो अमाइनो एसिड की नेचुरल एक्जिस्टेंस है, अब तो हम लोगों ने बिल्कुल सेपरेटली स्टडी किया कि उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और अमाइन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये सब तो थी क्लासिफिकली और आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्टडी करने के लिए बात है। लेकिन जो इसकी नेचुरल एक्जिस्टेंस है अमाइनो एसिड की, वो आपको पता है कि अमाइनो एसिड एग्जिस्ट नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, और वो लंबी लंबी चेन्स अमाइनो एसिड जब अपने आप को अरेंज करती हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में, तो वो जाके आपके नेचुरल
नेचुरली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और उसी नेचुरल एग्जिस्टेंस में अगर प्रोटॉन को ट्रीट किया जाए तो हमारे लिए समझने में भी आसानी है और उसको अप्लाई करने में भी, प्रैक्टिकली अप्लाई करने में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं। अच्छा, एज वी नो के एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जिस बॉन्ड की मदद से जुड़ता है उस बॉन्ड को आप लोग क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को आप लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड बाय विच वन अमाइनो एसिड इज linked with another amino acid is known as peptide bond. And how it is formed? It is formed when a carboxylic acid of one amino acid interacts with the amine of another amino acids, and as a result one molecule of water is removed. So the resulting bond is known as peptide bond, and the process by which this bond is formed is known as dehydration synthesis, because in this process one molecule of water is removed. यानी कि जब कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड की अमाइन ग्रुप के पास आता है, और वो जब आपस में इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरह से इसमें दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर कि एक ऑक्सीजन अटैक कर रहा है दो प्रोटॉन्स को जो कि लगे हुए हैं अमाइन के ऊपर, सो एज ए रिजल्ट वो वाटर रिमूव हो रहा है और आपके उस कार्बन, ठीक है, और आपके उस नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन रही है, उस बॉन्ड को आप लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। सो दिस इज हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स, और जो कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हेन दे आर इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, राइट। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास एक स्मॉल पेप्टाइड का जनरल स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर किस तरह से ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये एग्जिस्ट करती है। एक और बात, एज वी नो के जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो अमाइनो एसिड्स की चेन होती हैं, मतलब कि अमाइनो एसिड जुड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट ऑन द mRNA। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है। तो जब वो जुड़ते हैं तो आपको पता है कि दो अमाइनो एसिड्स जो कि एंड्स पे होते हैं, वो एक अमाइनो एसिड का अमाइन और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड वो फ्री होते हैं, राइट, बिकॉज वो एन अमाइनो एसिड होते हैं। बिकॉज अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड तब बिजी होते हैं जब वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन जो एंड वाले अमाइनो एसिड होते हैं वो तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो मतलब कि एक पेप्टाइड के अंदर अमाइनो एसिड उस एंड के ऊपर जहाँ पर उस अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप फ्री हो, उस रीजन को, उस पेप्टाइड के उस रीजन को जहाँ पर अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप फ्री, उसको आप लोग कहेंगे एन टर्मिनल, ठीक है। और उसी पॉलीपेप्टाइड की दूसरी एंड के ऊपर एंड अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री हो, उस पॉइंट को आप लोग कहेंगे कि वो सी टर्मिनल है उस पेप्टाइड का। अब बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की के पेप्टाइड बॉन्ड की, जो कि एक मतलब कि समहाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और इसको सही से ग्रैप नहीं करते हैं। व्हाट्स दैट, आइए रीड करके समझने की कोशिश करते हैं। द पेप्टाइड बॉन्ड कैन बी रिटन एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब रेजोनेंस क्या है? अगर आपको बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी याद हो तो रेजोनेंस मींस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। याद आया? हाँ, कुछ उस तरह से। अब किस तरह से, आगे रीड करते हैं। वन विद अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड द अदर विद अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। मतलब कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो एक कॉम्बिनेशन है रेजोनेंस हाइब्रिड का दो स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग डिटेल में आगे जाके जो आपके पास नीचे डायग्राम है उसमें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रीड कर देते हैं। द पेप्टाइड बॉन्ड हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, एक और बात आप लोग लिख लीजिए, आई विल मतलब कि रिकमेंड यू कि आप इसी मोमेंट के ऊपर लिख लीजिए कि पेप्टाइड बॉन्ड इज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। बिकॉज अगर जनरली तो हम लोग देखें तो हम लोग ये कहेंगे, जिस तरह से ये पीछे बताया गया है कि जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है, ये जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान आपका सिंगल नजर आ रही है, लेकिन इट्स नॉट अ सिंगल बॉन्ड, इट्स अ पार्शियली डबल बॉन्ड, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड है। किस तरह से, उसके मतलब कि उसका क्या मतलब है उसको आगे जाके देखते हैं। पेप्टाइड ग्रुप दैट फॉर्म्स द लिंक बिटवीन टू अमाइनो एसिड इज प्लेनर। द पेप्टाइड बॉन्ड इज आल्सो स्ट्रॉन्गर देन एन ऑर्डिनरी सिंगल बॉन्ड बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। अच्छा, देखें इसमें हो रहा क्या है। अगर आप लोग इन स्ट्रक्चर्स को गौर से देखें तो आप लोग ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एट फर्स्ट कार्बन इज लिंक विद नाइट्रोजन, लेकिन आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से जो कि मतलब कि जो उस कार्बन से जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, जो ऑक्सीजन जो डबली बॉन्ड है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। होता कुछ यूँ है कि एज वी नो के जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डबल बॉन्ड के अंदर, बिकॉज आपको पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होती है और एक पाई बॉन्ड होता है। जो आपके पास पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़े से फ्री होते हैं, मतलब कि लेस अटैच होते हैं बिकॉज ऑफ द पैरेलल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू ऑर्बिटल्स। वो एक अलग रीजन है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच देता है। जब वो खींचता है तो समहाउ कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए जो आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ एज यू कैन सी के एक लोन पेयर है, वो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान आ जाते हैं ताकि उस कार्बन की जो पॉजिटिविटी है जो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जनरेट हुई है उसको ख़त्म कर देती है। इसकी वजह से होता यह है कि जो आपकी पेप्टाइड बॉन्ड है वो ना तो सिंगल बॉन्ड रहती है और ना ही वो डबल बॉन्ड रहती है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाती है। बिकॉज ये दोनों मतलब कि जो अमाइनो एसिड है वो कभी इस स्ट्रक्चर में होगा, वो कभी इस स्ट्रक्चर में होगा। दीज आर रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मतलब कि बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के ऊपर जो आ गए हैं ये वापस अपनी जगह पे आएंगे। इसकी वजह से जो कार्बन और नाइट्रोजन के
दरमियान जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से आए थे वो वापस नाइट्रोजन के ऊपर चले जाएंगे। तो मतलब कि दीज स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेंट, मतलब कि ये जो अमीनो एसिड का जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कभी इस फॉर्म में होगा, कभी इस फॉर्म में होगा। सो मतलब कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में रेजोनेट करेंगे। रेजोनेट का मतलब कि जो आपके पास डीलोकलाइजेशन, मतलब कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह शिफ्ट करते रहेंगे, और अपनी जगह शिफ्ट करने की वजह से जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कभी सिंगल होगी, कभी डबल होगी। सो नाउ लेट्स जंप बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग विच इज़ अमीनो एसिड रेजिड्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस अमीनो एसिड को देखें और अगर आप इस अमीनो एसिड को देखें तो दीज टू आर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। वाई? बिकॉज उसके अंदर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने COO नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है और अमाइन अपने NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन जब ये दो अमीनो एसिड्स दिस टू वंस कन्वर्ट्स देयर स्ट्रक्चर इनटू पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब कि जब ये आपस में अटैच होंगे वाया पेप्टाइड बॉन्ड, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से मिलकर एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। मतलब कि जब ये अमीनो एसिड्स अपने आप को पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्म में, जब ये अपने आप को पेप्टाइड के लिए अपने एक दूसरे के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो ये अमीनो एसिड्स नहीं रहते, ये अमीनो एसिड्स रेजिड्यूज बन जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिड्यू? जो बचा होता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ सब्सटेंस, जो चीज़ बच जाती है उसको आप लोग रेजिड्यू कहते हैं। सो जो अटैच फॉर्म है, यानी प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं वो असल में अमीनो एसिड्स नहीं है, वो क्या है? वो अमीनो एसिड्स रेजिड्यू। व्हाई दे आर रेजिड्यू? बिकॉज व्हेन दे आर फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड दे हैव लॉस्ट वन वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदरली, दो अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो जब ये रिमूव करते हैं तो ये अमीनो एसिड नहीं रहते बल्कि ये अमीनो एसिड्स रेजिड्यू बन जाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, देयर इज अ फ्री रोटेशन अराउंड द बॉन्ड्स बिटवीन द अल्फा कार्बन ऑफ अ गिवन अमीनो एसिड रेजिड्यू एंड द अमाइन नाइट्रोजन of carbonyl carbon of that residue, but there is no significant rotation around the peptide bonds। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि as we know कि जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड होती है इट इज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। और आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड्स होती हैं वो दे आर नॉन रोटेटेबल। इस पूरे कोड का ओवरऑल मतलब ये है कि as we know कि जो आपके पास डबल बॉन्ड्स होती हैं वो रोटेट नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, उनमें जो रोटेशन होती है वो समहाउ रिस्ट्रिक्टेड होती है। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड होती है इट कैन रोटेट। यही मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड के इर्द गिर्द की जो रोटेशन है, मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड डज नॉट रोटेट, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके पास नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक कार्बन के दरमियान की जो बॉन्ड होती है दे आर रोटेटेबल और वहाँ पर रोटेशन होती है। सो आई होप सो कि आपको इनिशियल पोर्शन समझ आया होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, एंड इन नेक्स्ट पोर्शन इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस द हायर प्रोटीन्स स्टडी, और हम लोग उस वीडियो में उसको कंप्लीटली स्टडी करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। जस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।